हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जो कि विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है गोडावन। तो गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स या आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक भारी पक्षियों में से एक है, इसलिए वृक्षों पर नहीं बैठता, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में गोडावन पक्षी राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में फैला हुआ है, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए इस अभ्यारण्य क्षेत्र को गोडावन की शरण स्थली भी कहा जाता है। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क में बाड़मेर के 53 और जैसलमेर के 35 गांव शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा यह पक्षी सोरसन, जो कि बारां में आता है, और अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में भी बहुतायत में पाया जाता है। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मीला होता है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। जैसलमेर की सेवण घास इसके लिए उपयुक्त होती है। यह पक्षी सोन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, माल मोरडी, पाल मोरडी इनके उपनामों से भी प्रसिद्ध है। यह एक शांत पक्षी है, लेकिन जब इसे डराया जाता है तो यह हुक जैसी ध्वनि निकालता है, इसलिए उत्तरी भारत के कुछ भागों में इसे हुकना के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा बादल की गरजने अथवा बाघ के गुर्राने जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के कारण इसे गगनभेर या गुराइन के नाम से भी जाना जाता है। गोडावन का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में है। इनकी बहुत ही कम संख्या बची हुई है और यह प्रजाति विलुप्त के कगार पर है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डेटा बुक में भी इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इस विशाल पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 जून में गोडावन संरक्षण के लिए 12 करोड़ 90 लाख की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन था मेरी उड़ान न रोके जैसे मार्मिक वाक्यांश से किया गया था। गोडावन के कृत्रिम प्रजनन के लिए जोधपुर का जंतुवालय फेमस है। इसका शिकार करने वाले को 10 वर्ष की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी इसका शिकार किया जाता है और इसकी संख्या निरंतर घट रही है। इस प्राणी के शिकार का कारण मुख्यतः इसका मांस ही है। वैसे थार में भी घास के मैदानों की कमी हो जाने के कारण भी थार रेगिस्तान में इनकी संख्या घट रही है और ये पाकिस्तान की ओर विस्थापित हो रहे हैं। यह सर्वाहारी पक्षी है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाज का भक्षण करना शामिल है, किंतु इसका प्रमुख खाद्य है टिड्डा, सांप, छिपकली आदि कीट। यह पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है। गोडावन की अनाज खाने की आदत से ही लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि यह फसल को नष्ट कर देता है और इसी गलतफहमी के चलते भी कई बार इसे मार दिया जाता है। शुतुरमुर्ग के समान एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला यह विशाल धावक गोडावन पक्षी दौड़ लगाने में भी दक्ष होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है और इस पक्षी की देखने की और सुनने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह खतरे की स्थिति में स्वयं को छुपाने में माहिर होता है। राजस्थान के अलावा इस पक्षी को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि जगहों पर भी देखा जा सकता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो यह है बास्केटबॉल। इसको 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था और वर्ष 1891 में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ नामक एक कनाडाई चिकित्सक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। डॉक्टर जेम्स को ही बास्केटबॉल के जनक के रूप में जाना जाता है। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और इस खेल की समय अवधि 50 मिनट की होती है। राजस्थान में सीकर जिले के दुजोद गांव के घर घर में बास्केटबॉल का खिलाड़ी देखने को मिलता है। राजस्थान राज्य खेल परिषद राजस्थान राज्य में सर्वोच्च परिषद है जो कि राजस्थान की युवा और खेल विभाग की देखभाल करती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और तब से कई नई प्रतिमाओं की खोज की गई है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है तो ये है खेजड़ी, जो कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में
उगने वाली वनस्पतियों में खेजड़ी या शमी का वृक्ष एक अति महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसको 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु या थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष का व्यापारिक नाम कांडी है और वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसेसिव सिनेरेरिया। खेजड़ी से पत्ती, लकड़ी और सांगरी प्राप्त होते हैं। इसका फूल जो होता है वो मींझर कहलाता है और फल इसका सांगरी कहलाता है, जिसको हम सांगरी की फली बोलते हैं। और इसका उपयोग मुख्यतः सब्जी बनाने में किया जाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं विशेषकर ऊंट बकरी के चारे के काम में आती हैं। लकड़ियां जो है इसकी जलाने और कच्चे मकान की छत बनाने के काम आती हैं और इसकी लकड़ी कृषि औजार बनाने के भी काम आती हैं। कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थानी भाषा की थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले खेजड़ी के संबंध में एक कविता है मींझर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस कविता में खेजड़ी की उपयोगिता और महत्व का सुंदर चित्रण किया गया है। खेजड़ी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है और अकाल के समय रेगिस्तान के आदमियों और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। कहा जाता है जब 1956 में एक अकाल पड़ा था, जिसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है, तो उस समय रेगिस्तान के लोगों ने इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि घव, कांडी, सांगरी, शमी, सुमरी, जंड, जाट, जाटी इसके अन्य नाम हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं जमीन में लगभग 30 मीटर गहराई तक चली जाती हैं और यह मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पनपता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसे खेतों में लगाते हैं क्योंकि इसके नीचे फसल अच्छी होती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो लेग्यूमिनस होती हैं। इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं, तो इसलिए इसके नीचे जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। खेजड़ी की जो पकी हुई सूखी फलियां होती हैं इसको खोका भी कहते हैं और इसको मारवाड़ी मेवे की संज्ञा दी गई है। और यह वृक्ष रेगिस्तान के पक्षियों के रैन बसेरे का प्रमुख पेड़ है। इसकी हरी पत्तियां पशुओं के लिए अच्छा पौष्टिक चारा होती हैं। इसकी सूखी पत्तियों को लूंग कहते हैं, जिन्हें ऊँटों, भेड़, बकरियों को खिलाया जाता है। और इसके तने और टहनियों से हल्का पीला नारंगी रंग का गोंद प्राप्त होता है, जो कि गुणवत्ता में कुमट के गोंद के समकक्ष माना जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी विकास संस्थान, जो कि बीकानेर में है, इसके द्वारा वर्ष 2007 में खेजड़ी की थार शोभा नाम की एक उच्च गुणवत्ता की एक नई नस्ल विकसित की गई थी, जो कि जल्द ही विकसित हो जाती है और अत्यधिक गर्मी हो या अत्यधिक सर्दी हो या सूखा हो, इनकी स्थितियों को भी सहन कर लेती है। राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लोग खेजड़ी वृक्ष को अमूल्य मानते हैं। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। और इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी भरता है। 1994 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया है और वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो यह है रोहिड़ा, जिसको रोहिड़ा के फूल को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था और इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला आंडुलेटा। रोहिड़ा थार का रेगिस्तानी वृक्ष है और शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में इसका जीवन पनपता है। और यह वृक्ष राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही, पाली, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। इस वृक्ष की सूखा सहन करने की अपार क्षमता होती है। रेगिस्तान में सूखा की बारंबारता के बावजूद इसका पेड़ पतझड़ी मौसम के छोड़कर अधिकतर समय हरियाली से आच्छादित रहता है। रोहिड़ा की खास बात है इसके सुंदर और आकर्षक फूल होते हैं। कुछ पौधों के वर्ष में एक बार, जबकि अधिकांश के साल में 2 बार फूल आते हैं। दिसंबर अंत से जनवरी के बीच तथा मार्च और अप्रैल में पीले, नारंगी और लाल रंग के फूलों से रेगिस्तान में रंग भर देता है, बल्कि यूं कहा जाए कि रेगिस्तान का श्रृंगार कर देता है। हालांकि रोहिड़ा के फूल खुशबू रहित होते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक होते हैं।
गंधहीन होने के बावजूद इसमें फूलों के आने पर मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और असंख्य रसभक्षी कीट व तरह तरह के पक्षी रस चूसने के लिए इसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। वहीं चारे के रूप में फूलों का सेवन बकरी भी बड़े चाव से करती है। रोहिड़ा वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही कठोर और मजबूत होती है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़कियाँ, चारपाई के पाए, फर्नीचर, कृषि औजारों के लिए किया जाता है और इसकी लकड़ी पर नक्काशी का काम भी अच्छे से होता है। पुराने महलों, हवेलियों में रोहिड़ा की लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इसलिए इस वृक्ष को बोलचाल की भाषा में रेगिस्तान का शीशम या मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। रोहिड़ा औषधीय उपयोग में भी महत्वपूर्ण है और इसकी छाल भी औषधीय निर्माण के उपयोग में काफ़ी काम आती है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो दो पशु हैं, चिंकारा और ऊंट। तो राजस्थान में राज्य पशु की दो श्रेणियां हैं, एक जंगली है और एक पालतू है। तो जंगली पशु में आता है चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेट्टी। चिंकारा को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है और यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। जिस चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था और यह जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है और चिंकारा सर्वाधिक जोधपुर में देखने को मिलते हैं और यह एक शर्मीला जीव है। वहीं पालतू पशु में आता है ऊंट, जो कि राज्य पशु है और इसको राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस और इसको रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, यानी ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्रों में परिवहन का प्रमुख साधन होता है। ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है और सबसे ज़्यादा ऊँट जो होते हैं राजस्थान में वो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में होते हैं और सबसे कम ऊँटों वाला जिला है प्रतापगढ़। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवाड़ी जाति प्रसिद्ध है, जिसे राईका या देवासी भी कहा जाता है और राजस्थान के लोकगीतों में ऊँट के महत्व को देखा जा सकता है। गोरवंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। गोरवंद जो होता है ऊँट के गले का आभूषण होता है। ऊँट के नाक में डाली जाने वाली जो लकड़ी की कील होती है वो आभूषण गिरवाण कहलाती है। ऊँट की बालों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं सर्दियों से बचने के लिए उसे बाखला कहते हैं और पानी को ठंडा रखने के लिए जो ऊँट की खाल से पात्र बनाया जाता है उसको कॉपी कहते हैं। ऊँट का नवजात बच्चा टोरडी कहलाता है और राजस्थान में लोग ऊँट लोक देवता के रूप में पाबूजी को ऊँटों का देवता कहते हैं और राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। जबकि भारत में सर्वप्रथम ऊँट मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, इसलिए भारत में ऊँट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसको ऊंस्ता कला कहते हैं, जो कि बीकानेर में बहुत प्रचलित है। और ऊँट की कुछ प्रमुख नस्लें हैं जैसे कि गोमठ ऊँट, नाचना, जैसलमेरी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, अलवरी, सिंधी, कच्छी, मारवाड़ी, गुरहा, जिनमें जैसलमेर के जो नाचना ऊँट हैं वो सुंदरता की दृष्टि से बहुत ही फेमस हैं और जोधपुर फलौदी के जो गोमठ ऊँट हैं वो सवारी की दृष्टि से फेमस हैं और जो बीकानेरी ऊँट हैं ये सबसे भारी नस्ल के ऊँट होते हैं, तो ये बोझा ढोने की दृष्टि से फेमस हैं। राजस्थान में जो 50% ऊँट होते हैं जो बीकानेरी नस्ल के ही पाले जाते हैं। ऊँटनी का जो दूध होता है वो मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन ये कैल्शियम से मुक्त होता है, इसमें कैल्शियम नहीं होता है, इसलिए ऊँटनी के दूध का दही नहीं जम सकता। और बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। ऊँट में सर्रा नाम का एक रोग पाया जाता है जिसकी वजह से ऊँटों की संख्या लगातार घट रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बीकानेर के पास जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो
तो ये है केसरिया बालम, जो कि यह लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। ढोला मारू का एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और उनका नाम आज पूरी दुनिया में विख्यात है। यह गीत उनकी प्रेम कहानी की एक छोटी सी झलक है कि कैसे अपने ढोला से दूर हुई मारू अपने ढोला से पुनः मिलन की खुशी में उसके स्वागत में यह गीत गा रही है। इस गीत को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला या बाईजी के नाम से भी जाना जाता है और इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। और यह उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा भी गाया गया था सबसे पहले, जो कि मांड गायन की एक प्रसिद्ध गायिका है। अल्लाह जिल्लाबाई ने सबसे पहले केसरिया वालम जो गीत है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर, जो कि परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं और यह सबसे पहले भील जनजाति के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया जाता था। फिर बाद में इसको राजस्थान के लोगों ने भी अपना लिया। घूमर को राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्य का सिरमौर और रजवाड़ी या सामंती नृत्य भी कहते हैं। यह महाराजा उम्मेद सिंह के समय प्रारंभ हुआ माना जाता है और यह पूरे राज्य में लोकप्रिय है तथा विवाह, मांगलिक अवसर व त्योहार विशेष रूप से गणगौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में लहंगा पहने स्त्रियां गोल घेरे में लोकगीत गाते हुए घूमते हुए नृत्य करती हैं। जब ये महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेर और हाथों का संचालन अत्यधिक आकर्षक होता है। गोल घेरा और हाथों का लचकदार संचालन इस नृत्य की विशेषता है। हाथों का संचालन करते हुए महिलाएं घूमती हैं, उसे घूमर लेना कहते हैं और इनके लहंगे के घेर को कुंभ कहते हैं। इसमें 8 विशेष स्टेप्स होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। घूमर नृत्य के दौरान ढोल, नगाड़े, शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है और यह नृत्य मुख्यतः मध्य एशिया का माना जाता है और इसके 3 रूप माने जाते हैं, घूमर, लूर और झूमरियों। ये तीनों नृत्य लगभग एक जैसे ही होते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथक। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस होता है? शास्त्रीय नृत्य जो होता है जहाँ पे शास्त्र सम्मत और शास्त्र अनुशासित होता है, इसमें रूल्स होते हैं, इसको सीखना बहुत ही कठिन होता है, मुद्राएं होती हैं जिनको ध्यान में रख के करना पड़ता है, विशेष वेशभूषा होती है। वहीं जो लोक नृत्य होता है वो जनजातीय नृत्य होता है, विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों के द्वारा संचालित होता है और इनका कोई नियम या निर्धारित व्याकरण या अनुशासन नहीं होता है, इनको हम कैसे भी कर सकते हैं। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और इस शब्द का अर्थ होता है कथा को नृत्य के रूप से कहना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलभ के नाम से भी जाना जाता था और यह बहुत ही प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन देखने को मिलता है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल में यह दरबार में भी किया जाने लगा। यह नृत्य कहानियों को बोलने का एक साधन है। इस नृत्य की 3 प्रमुख घराने हैं। तो पहला है जयपुर घराना, कछवाहा के राजपूतों के राजसभा में जयपुर घराना जो कि सबसे प्राचीन घराना है। अवध के नवाब के राजसभा में एक लखनऊ घराना है और एक वाराणसी की सभा में वाराणसी घराने का जन्म हुआ। 3 घराने हैं और एक कम प्रसिद्ध घराना भी है रायगढ़ घराना। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और यह प्रसिद्ध फूक वाद्य बांसुरी की तरह होता है। तो वादक ये 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है और दूसरे पर इसको बजाया जाता है। तो धोदे खान प्रसिद्ध अलगोजा वादक हुए हैं जिनके अलगोजा वादन से 1982 की दिल्ली एशियाड का शुभारंभ भी हुआ था।
इन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विवाह में भी अलगोजा बजाया था और यह वाद्य यंत्र कैर और बांस की लकड़ी से बनाया जाता है तथा इसे राण का फकीरों का वाद्य भी कहा जाता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी है, तो ये है जयपुर। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी। जयपुर के राजाओं को शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी थी, जो कि सबसे पहले सन 1638 में जयसिंह प्रथम को दी गई थी, और जयपुर के राजाओं को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी, जो कि सबसे पहले सन 1696 में जयसिंह द्वितीय को दी गई थी। सन 1876 में अंग्रेज अधिकारी प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आने पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को पहली बार गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, इसलिए जयपुर का नाम गुलाबी नगरी या पिंक सिटी पड़ गया तथा यहाँ पे अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी करवाया गया। जयपुर का जो वास्तुकार है वो है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है, जिन्होंने जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।